हमने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी एक रेस है। सभी लोग एक ऐसी रेस में भागे जा रहे हैं जिसकी मंजिल का पता ही नहीं है, मगर फिर भी भागे जा रहे हैं। और उन लोगों में शायद हम भी शामिल होते हैं। अपने सपनों का पीछा करना, मैं कौन हूं, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर विचार किए बगैर उस रेस में शामिल हो जाना, यही शायद इंसान की कहीं नासमझी हो जाती है। बहरहाल आज की बुक समरी सुख शांति से जीवन जीने का एक बहुत सुंदर तरीका समझाने वाली है। तो आज की बुक समरी है अ गाइड टू द गुड लाइफ, जिसे लिखा है विलियम बी अरवाइन ने। विलियम जाने माने ऑथर हैं। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और अब तक उनकी कई किताबें छप चुकी हैं, जिनमें द गाइड टू द गुड लाइफ काफी पॉपुलर बुक है। साथ ही वो जाने मानी मैगजीन के लिए भी लिखते हैं, जैसे हफिंगटन पोस्ट, टाइम और बीबीसी। विलियम स्टोइसिज्म के बारे में यानी कि वैराग्य के बारे में न सिर्फ लिखते हैं बल्कि खुद स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप भी अपने सपनों के पीछे पीछे भागते थक चुके हैं, कल की चिंता में अपने आज को जीना भूल गए हैं और भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, तो फिर आज की बुक समरी आपकी बहुत मदद करने वाली है। इस बुक समरी में आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कला सीखेंगे और जिंदगी की उस फिलॉसफी के बारे में जानेंगे जो जीवन को और भी आसान और खुशहाल बना देती है। इस बुक समरी में स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। वैराग और त्याग जिंदगी में सुख और शांति पाने की पहली सीढ़ी है। तो आइए फिर आज की बुक समरी को शुरू करते हैं। अ गाइड टू द गुड लाइफ बाय विलियम बी अरवाइन। आज की इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ये सोचना कितना खूबसूरत लगता है कि हम फिर से पहले की तरह एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जहां हम जी भर कर जी सकें और खुश रह सके। एक ऐसी जिंदगी जहां शांति और सुकून हो और जहां हर कोई मिलकर दुनिया की भलाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। आज का इंसान पैसे और सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, पर वो ये नहीं जानता कि ये सब चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। हम किसी चीज को पाने का सपना देखते हैं और जब वो सपना पूरा हो जाता है तो हम फिर से अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगते हैं और फिर एक नए सपने के पीछे भागने लगते हैं। ये बुक हमारे बीते हुए कल यानी इतिहास को नजर में रखते हुए लिखी गई है। यह आपको उस वक्त में ले जाएगी जब लोगों का मकसद जीवन में शांति पाना होता था। और इस बुक समरी में आप एक फिलॉसफी के बारे में सीखेंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल सके। आप इसमें फर्स्ट स्टोइक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे आए और कब आए, कैसे डेवलप हुए और उनका पतन कैसे हुआ, और कैसे आप भी अपनी मॉडर्न लाइफ में उनकी फिलॉसफी अप्लाई कर सकते हैं। इस बुक समरी में आप कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जैसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ड्यूटी और ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति के बारे में सीखेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में उथल पुथल है और आप शांति सुकून ढूंढ रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है, जो आपको एक ऐसे वक्त की सैर कराएगी जब लोग एक सिंपल जिंदगी गुजार रहे थे और वाकई में खुश थे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग की इस पहले चैप्टर के साथ, द फर्स्ट स्टोइक्स। ज़ेनो इतिहास के पहले स्टोइक माने जाते हैं। वो एक पर्पल डाई मेकर के बेटे थे। उनके पिता जब भी अपनी यात्राओं से घर लौटते थे तो अपने बेटे के लिए कई सारी किताबें लाया करते थे। इन किताबों में एक किताब फिलॉसफी की थी जो इनके पिता एथेंस से लाए थे। इन किताबों को पढ़ने के बाद ज़ेनो के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। एक दिन ज़ेनो जब समुद्र की यात्रा कर रहे थे तो उनका जहाज एक हादसे का शिकार हो गया। ज़ेनो को जब होश आया तो उन्होंने खुद को एथेंस में पाया और तब उन्होंने सोचा कि अब जब वो एथेंस पहुंच ही चुके हैं तो क्यों ना फिलॉसफी के बारे में कुछ और सीखा जाए। तब वो एक बुक शॉप पर गए और दुकानदार से पूछने लगे कि उन्हें सुकरात के जैसे फिलोसोफर्स कहाँ मिल सकते हैं। उसी वक्त क्रेट्स नाम का एक आदमी वहां से गुजरा जो क्रिटिक नेचर का था, यानी उसे सिर्फ दूसरे में बुराई नजर आती थी। उसे देखकर दुकानदार ने ज़ेनो को उस आदमी के पीछे जाने के लिए बोला। इस तरह ज़ेनो क्रेट्स का चेला बन गया और वो भी एक क्रिटिक बन गया। वो सिंपल लाइफ जीता था और उसने लाइफ में वो सब कुछ कमाया जो उसे चाहिए था। फिर कुछ वक्त के बाद ज़ेनो को कुछ नया करने की धुन सवार हुई। उसे एहसास हुआ कि
वो अपने गुरु क्रेट से भी ज्यादा सिनिज्म की थ्योरी में इंटरेस्टेड है। अब ज़ेनो ने फैसला लिया कि वो एक नई फिलॉसफी की शुरुआत करेगा जिसमें थ्योरी और लाइफस्टाइल दोनों हो। उसके बाद ज़ेनो ने बहुत से गुरु बनाए और उनसे भी काफी कुछ सीखता रहा, जब तक कि उसने अपनी एक नई फिलॉसफी की शुरुआत नहीं कर ली। ज़ेनो ने अपनी टीचिंग में दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा, एक तो लाइफस्टाइल जो उसने क्रेट से सीखी थी और दूसरी फिलॉसफी जो उसने पोलेमस से सीखी थी। ज़ेनो की ये नई फिलॉसफी लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत से लोग ज़ेनो के चेले बन गए जिन्हें ज़ेनोनियन कहा जाने लगा। फिर उन्होंने स्टोइक बनने के लिए अपने नाम बदले। सिनिक और स्टोइक के बीच एक बड़ा फर्क है। सिनिक जिंदगी का आनंद लेने में विश्वास नहीं रखते और सुख सुविधा से दूर भागते हैं, जबकि स्टोइक एक सिंपल लाइफ जीने में यकीन रखते हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं करते कि इंसान को जीने के लिए सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इंसान अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोंट सकता। जैसे किसी आदमी को केक खाने का मन है पर वो खुद पर कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं न कहीं ये विचार भी जरूर आएगा कि वो एक स्वादिष्ट चीज का आनंद नहीं ले पाया। स्टोइक मानते हैं कि उनके पास जो कुछ अच्छा है उन्हें उसी में खुश रहना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो भी जिंदगी में जो मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। स्टोइक लॉजिक स्टडी करते हैं, जहां उनका फोकस रीजन, पर्सुएशन और फिजिक्स में रहता है, जहां वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, और सबसे बढ़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किस तरह की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। फिर धीरे धीरे स्टोइसिज्म ग्रीस से होते हुए रोम तक पहुंचा। ग्रीक्स की तरह रोमन ने भी कभी लॉजिक और फिजिक्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि वो लोग जीवन में शांति की तलाश करते थे। जीवन में शांति को अहमियत देने की वजह से ही स्टोइसिज्म पुराने वक्त में लोगों के बीच बहुत सराहा गया, और आज भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? हम में से हर किसी को नेगेटिव सोचने की आदत है। हम लोग अक्सर बुरे से बुरे की भी कल्पना कर लेते हैं। जाने अनजाने में हम हमेशा अगर मगर के जाल में उलझते चले जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम बुरी चीजें पहले से सोच लेंगे तो शायद वो हमारे साथ होंगी ही नहीं। हालांकि हम कितना भी चाहे बचने की कोशिश करें, जो होना है वो तो हो करके रहता है। लाख तैयारियों के बावजूद अक्सर हादसे हो जाते हैं। दरअसल भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। शायद इसीलिए सेनेका मानते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में अगर हम पहले से सोच कर चलेंगे तो बेशक हम उन्हें होने से तो नहीं रोक सकते, पर हाँ, हम मेंटली प्रिपेयर्ड जरूर रहेंगे। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं उसके पीछे एक वजह ये भी है कि वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। यहाँ तक कि जब कोई हमारी इच्छा या सपना पूरा होता है तो भी हम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाते। जैसे ही कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि मन में दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और हम उसे पूरा करने की जुगत में लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान की खुशी उसकी इच्छाओं पर टिकी है जो कभी पूरी नहीं होती। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को हेडोनिक एडेप्शन का नाम दिया गया है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये इंसान की फितरत है कि वो हर नई और चमकदार चीज के पीछे आकर्षित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी आदमी की लॉटरी लग जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो एक नया घर और महंगी गाड़ी खरीदेगा। कुछ दिनों तक तो वो लाइफ को एंजॉय करेगा, पर फिर कुछ वक्त के बाद उसे अपनी रूटीन लाइफ फिर से बोरिंग लगने लगेगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं? तो इसका जवाब है कि लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहें। हम नेगेटिव विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। अब ये सोचिए कि अगर कोई आपसे ये चीजें छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप अपनी पत्नी और बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो कभी सोच कर देखिएगा कि उनके बिना आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। बस एक बार सोच कर देखिए, आप खुद ही उन्हें ज्यादा प्यार करने लगेंगे और अपनी जिंदगी में उनके होने की अहमियत समझने लगेंगे। ये खतरनाक एक्सरसाइज है, मगर इसके बाद जिंदगी में खूबसूरती लाती है। ये स्टोइक प्रिंसिपल सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं है,
बल्कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नेगेटिव विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं। चाहे आपके पास बस एक सूखी रोटी हो, सोचिए अगर ये रोटी भी ना रहे और आप बीमार पड़ गए तो क्या? सोचकर ही डर लगता है ना। इस फिलॉसफी को अप्लाई करके हम अपने दुखों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पर स्टोइक्स ये नहीं कहते हैं कि आपको सपने देखना छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें खूब मेहनत करके अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना भी छोड़ना होगा। नेगेटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हमें अपने सपने पूरे करने में और खुश रहने में मदद कर सकती है। और हमारे पास जो है, जैसा है, हम उसकी कद्र करना सीख जाएंगे। इसके अलावा वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में पहले से सोचने का एक और फायदा है। एक तो ये कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, और दूसरा जब हमें पता होता है कि हमारे साथ बुरा होने वाला है तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इसे अपनी जिंदगी में आजमा कर देख सकते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन की पावर की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ड्यूटी ऑन लविंग मैनकाइंड। याद रहे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे रोमन्स ने मन की शांति को सर्वोत्तम मानते हुए स्टोइसिज्म को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। दरअसल रोमन हमें सिखाते हैं कि हमें दौलत और शोहरत की चाहत करने के बजाय अपनी संगति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, वगैरह वगैरह। जिंदगी के अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनका हम पर गहरा असर पड़ता है। हमारे आसपास के लोग न सिर्फ खुशियां देते हैं बल्कि हमारे दुख और तकलीफों की वजह भी वही बनते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, पर समाज में वो ताकत है कि वो हमारा अपमान करके या हमें गुस्सा दिलाकर या उदास करके हमारे अंदर की शांति भंग कर सकता है। यहाँ तक कि अगर हम शांति से जी रहे हों तो भी लोग हमारी जिंदगी में ताक झांक करने से बाज नहीं आते, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी नजरों में बेस्ट दिखना चाहते हैं। हम अच्छा पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छे रहने के लिए बेस्ट लोकेशन चूज करते हैं, पर इस चक्कर में हम कहीं न कहीं स्ट्रेस लेने लगते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि इंसान समाज से दूर रहकर अकेला जिए, बल्कि रोमन्स तो ये मानते थे कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए और समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने, किसी के काम आए और जरूरत पड़े तो अपने दुश्मनों की भी मदद करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्क्स का मानना था कि हमारे जीवन का मकसद है दूसरों की सेवा करना, और हमें ये बिना किसी लालच या नफरत के करना चाहिए। इंसान का फर्ज है कि वो नेकी और दुश्मनी भूल जाए और आगे किसी और की मदद करे। लेकिन मार्क्स के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि उसे लोगों से नफरत थी। मार्क्स ने हमेशा यही कहा था कि उसका इंसानों पर से विश्वास उठ चुका है और वो इंसानों को सिर्फ और सिर्फ गलतियों का पुतला मानता है। बल्कि मार्क्स की नजरों में हर इंसान एक जैसा घिसा पिटा जीवन जीता है, खाता है, काम करता है और बच्चे पैदा करता है, बस। इंसानों को नापसंद करने के बावजूद मार्क्स ने अपनी तरफ से लोगों की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं रखी। वो मानता है कि अगर हमें अपनी मौत का अंदाजा हो जाए तो हम कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे और अपना दुख दर्द भूलकर अपना फर्ज निभाएंगे। हमारे लिए हमें यही लगता है कि हमें समाज का भला करना चाहिए, सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। पर मार्क्स किसी कानून से नहीं डरता था, बल्कि उसका मानना था कि इंसानियत की सेवा से ही मन को सच्चा सुकून और शांति मिल सकती है, पर इंसान सही मायनों में एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। ड्यूटी के बाद अब हम समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, ऑन बिकमिंग अ स्टोइक, स्टार्ट नाउ एंड प्रिपेयर टू बी मॉक्ड। स्टोइज्म की लाइफ की फिलॉसफी है। अगर आप ये नई फिलॉसफी अपनाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे अपनी जिंदगी में उतारना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे और जीवन जीने का एक नया और अलग तरीका अपनाना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस एकदम सीक्रेट रखनी होगी। अगर लोगों को यह पता चला कि आप ऐशो आराम छोड़ करके एक सादा जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ज्यादातर लोग शायद आपका मजाक उड़ा सकते हैं या फिर आपको अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप किसी को बोलते हो कि आप स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो लोग आपको ये बोलकर डीमोटिवेट करेंगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, आपसे नहीं हो पाएगा।
और लोगों की बातों में आकर शायद आप अपना फैसला बदलते। पर स्टोइक्स कहते हैं कि ऐसे लोगों को आप ये कहिए कि स्टोइसिज्म के बिना जिंदगी और ज्यादा मुश्किल है। स्टोइक फिलॉसफी अडॉप्ट करके आप अपनी डिसीजन मेकिंग और पूरी जिंदगी के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूज और बिलीव्स ही नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो ऐसे बेतरतीब ढंग से जीने का क्या फायदा? आपके लिए कोई भी फैसला लेना या एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से जीवन बिताना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग स्टोइसिज्म को नहीं अपनाते हैं वो हमेशा अपनी इच्छाओं के जाल में उलझे रहते हैं। उनकी एक इच्छा पूरी भी हो जाए तो फिर दूसरी इच्छा जाग जाती है। उन्हें कोई एक चीज बांध कर नहीं रख पाती। ऐसे लोग खुशियों के पीछे हमेशा भागते रहते हैं और खुशियां किसी तितली की तरह उनके हाथ से उड़ती जाती है। अगर आपका मन ही खुश नहीं है तो बाहरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती और फिर आप फिर से उदास हो जाते हैं। हम मानते हैं कि स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस करना मुश्किल है, पर कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक स्टोइक इंसान के अंदर कई सारी अच्छाइयां खुद ही आ जाती हैं। उसे कम नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आती है और वो जिंदगी को पहले से ज्यादा एंजॉय करने लगता है, क्योंकि जब इंसान का मन शांत होता है तो उसके बिहेवियर में भी एक अच्छाई छलकने लगती है। आज की मॉडर्न लाइफ में लोगों के लिए खुश होने का मतलब है अपने आसपास की चीजों में एक बदलाव लाना। दरअसल लोग बाहरी बदलाव पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि नई गाड़ी, नया घर, किसी नए शहर में मूव हो जाना वगैरह। लेकिन स्टोइक्स के लिए बाहरी बदलाव मायने नहीं रखते जब तक कि वो अंदर से सेटिस्फाइड ना हो। उन्हें जिंदगी में जो कुछ मिला है वो उसी में खुश रहते हैं। इसीलिए स्टोइक्स ना तो कभी शिकायत करते हैं और ना ही उदास होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि स्टोइक होना एक बड़ा मुश्किल काम है, पर यकीन मानिए जीवन जीने का इससे अच्छा कोई और तरीका भी नहीं है। द डिक्लाइन ऑफ स्टोइसिज्म। मार्क्स बहुत पावरफुल रोमन बादशाह था, लेकिन इसके बावजूद उसने लोगों को स्टोइसिज्म की राह पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया। वो लास्ट रोमन स्टोइक था जिसने इस ओल्ड फिलॉसफी के हिसाब से अपनी जिंदगी जी और उसकी मौत के बाद धीरे धीरे स्टोइसिज्म की लोकप्रियता कम होती चली गई और लोग स्टोइसिज्म के बारे में भूलने लगे। स्टोइसिज्म की घटती पॉपुलैरिटी के कई कारण थे। कुछ लोगों का मानना था कि रोमन बादशाहों के भ्रष्टाचार के कारण स्टोइसिज्म की बदनामी होने लगी, जिससे लोगों ने इस फिलॉसफी को अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करना बंद कर दिया। कुछ और लोगों का मानना है कि स्टोइसिज्म का इसीलिए पतन हुआ क्योंकि स्टोइसिज्म सिखाने वाले गुरु अब नहीं बचे थे जो लोगों में इस फिलॉसफी का प्रचार करते। लेकिन स्टोइसिज्म के पतन का सबसे बड़ा कारण था क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का झुकाव क्रिश्चियन धर्म की तरफ हो रहा था। लोग तेजी से क्रिश्चियनिटी की तरफ झुक रहे थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी के पास लोगों को देने के लिए एक ऐसी चीज थी जो स्टोइसिज्म में नहीं थी। वो चीज थी मौत के बाद स्वर्ग मिलने का वादा। यानी जो लोग क्रिश्चियन बनते हैं उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलना तय था। फिर 12वीं शताब्दी में स्टोइसिज्म की लोकप्रियता और कम हो गई। इस दौर के बड़े से बड़े फिलोसोफर भी स्टोइसिज्म से मुंह मोड़ने लगे थे। बहुत से लोगों को ये लगने लगा था कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जीना ही है तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। लोगों का रुझान अब बाहरी चमक दमक और ऐशो आराम पर ज्यादा बढ़ने लगा। इस वक्त तक स्टोइसिज्म का मतलब हो गया था एक बेरंग, बोझिल, उबाऊ जिंदगी जीना, जहां आप ना तो किसी चीज का मजा ले पाते हैं और ना ही कुछ फील करते हैं। इसीलिए वो लोग जो अब तक एक फिलॉसफी के हिसाब से जिंदगी जीते आए थे वो भी अब स्टोइसिज्म से दूर भागने लगे। अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टोइक आपको कहेगा कि आपको नेगेटिव फीलिंग से दूर रहना चाहिए, और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग है तो भी उसे दूर करने के लिए सिंपल और शांत जीवन जीने का प्रयास करें। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी इस प्रैक्टिस पर यकीन नहीं करती। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि अगर नेगेटिव फीलिंग्स आए तो रुकिए नहीं, आने दीजिए, और अगर इससे काम न बने तो थेरेपिस्ट के पास जाइए। लेकिन कई बार थेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से मामला और भी बिगड़ जाता है। एक बार पेरेंट्स के 2 ग्रुप्स पर एक स्टडी की गई जिन्होंने अपने बच्चों को अभी हाल ही में मौत के हाथों खो दिया था। पहले ग्रुप के पेरेंट्स ने अपने दुख से निपटने की खुद ही कोशिश की, जबकि दूसरे ग्रुप के पेरेंट्स ने थेरेपिस्ट की मदद ली। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट देखे गए तो पता चला कि फर्स्ट ग्रुप के पेरेंट्स कम दुखी थे, जबकि दूसरे ग्रुप के पेरेंट्स जो थेरेपिस्ट की हेल्प ले रहे थे वो अब पहले से ज्यादा दुखी थे। अब इससे क्या साबित हुआ?
यही ना कि हमें नेगेटिव फीलिंग से डील करना आना चाहिए और जो हमारे पास है उसे एक्सेप्ट और एंजॉय करें, ना कि उसका गम करें जो नहीं है। और स्टोइसिज्म की फिलॉसफी भी यही कहती है। स्टोइसिज्म के पतन में जो लास्ट फैक्टर था जिसका जिक्र हम इस चैप्टर में करेंगे वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ गवर्नमेंट और ऊंची पोजीशन पर बैठे उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से है जो हमारे खराब माहौल के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है कि अपनी जिंदगी और बदलावों के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है, पर पॉलिटिक्स ने इस फिलॉसफी को पूरी तरह से झुठला दिया है और आज के मॉडर्न लोगों को ये यकीन दिलाया है कि फिलॉसफी के हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी जा सकती। स्टोइसिज्म का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, मेहनत करके पैसा कमाना और एक सादा जीवन जीना। अब क्योंकि आज के वक्त में हमारी जिंदगी काफी मॉडर्न हो गई है, आज लोग रुपए पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्टोइसिज्म के लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं रही। स्टोइसिज्म रिकंसिडर्ड। पहले चैप्टर में हमने स्टोइसिज्म के इतिहास और उसकी थ्योरी पर चर्चा की। इस चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे और इसे लोगों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों की जिंदगी के लिए जो जिंदगी जीने के लिए एक नई फिलॉसफी ढूंढ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि लोगों को एक फिलॉसफी के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी के मुश्किल वक्त में एक गाइड की जरूरत पड़ती है जो उन्हें कदम कदम पर सही और गलत का फर्क दिखाते हैं। स्टोइक्स मानते हैं कि अगर जीवन में शांति और खुशी चाहिए और नेगेटिव थॉट से दूर रहना है तो स्टोइसिज्म के रास्ते पर चलिए, क्योंकि यही आपको जीने की सही राह दिखाता है। लोगों को जानने समझने के बाद स्टोइक्स इस बात पर जोर देते हैं कि एक खुशहाल और शांत जीवन जीने के लिए इंसान को सेल्फ अवेयर होना चाहिए और लॉजिक का इस्तेमाल करके नेगेटिव फीलिंग से लड़ना चाहिए। जो अपने पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, जितना हो सके दूसरों की सेवा करें और जो हमारे बस में नहीं है उसकी चिंता करना बेकार है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अगर लोगों ने स्टोइसिज्म का सही मतलब समझा होता तो उन्हें पता चलता कि स्टोइसिज्म की फिलॉसफी हमें न जाने कितनी बुराइयों से बचा सकती है, जैसे बेचैनी, दुख, डर और डिप्रेशन जैसी नेगेटिव फीलिंग्स जो इंसान को कभी सुख और शांति से नहीं रहने देती। क्योंकि पुराने वक्त में साइंस ज्यादा एडवांस नहीं था, इसीलिए तब स्टोइक्स लोगों को स्टोइसिज्म के बारे में सही तरीके से नहीं बता पाए। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि स्टोइसिज्म की फिलॉसफी में कोई दम नहीं है। अगर आप लाइफ में शांति चाहते हैं तो स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये दुनिया की बेस्ट फिलॉसफी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमारी लाइफ की वैल्यूज और गोल से जुड़ी हुई है। हर इंसान अलग है, इसलिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस कीजिए और खुद फैसला लीजिए कि आपको कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग स्टोइसिज्म। इस चैप्टर में हम आपको स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस के बारे में गाइड करेंगे ताकि आप इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा पाएं और कम से कम स्ट्रेस में रहें। जो पहली एडवाइस हम आपको दे सकते हैं वो ये कि स्टोइसिज्म की अपनी प्रैक्टिस को सीक्रेट रखें। इससे होगा ये कि लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे और आप शांति से अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। दूसरी एडवाइस ये है कि स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन से शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप पर फोकस रखिए, जब तक कि आप उसमें माहिर नहीं हो जाते, तभी आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पहले ये सीख सकते हैं कि ट्राइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। जिंदगी में इंसान के पास 3 चीजें होती हैं, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो चीजें जिन पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। अपनी जिंदगी को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, फिर उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपको लगता है कि पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। दूसरी कैटेगरी में वो चीजें रखिए जो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, और लास्ट कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जिन पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो आपको इन चीजों की चिंता करना छोड़ देना चाहिए, तभी आप सुख से जी पाएंगे। ट्राइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल में माहिर होने के बाद अगला नंबर आता है फेटलिस्ट बनने की ट्रेनिंग का। फिर आपको सीखना है कि कोई हमारा अपमान करे या हमें भला बुरा बोले तो हमें क्या करना चाहिए। इस तरह हर स्टेप पर बढ़ते जाइए और फिर आप देखेंगे कि आप एक खुशहाल और शांत जीवन जीने के करीब पहुंच चुके हैं। एक बार स्टोइसिज्म प्रैक्टिस में मास्टरी हासिल करने के बाद आप और ज्यादा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी अगला स्टेप है जिंदगी को सिंप्लीफाई करना।
जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि स्टेप प्राइवेटली फॉलो करना है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनने लगेंगे तो शायद लोगों को कुछ अजीब लगे। आप में इस बदलाव को वो तुरंत नोटिस कर लेंगे। मान लीजिए कि आपने अपनी कार बेचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना शुरू कर दिया, तो ये एक बड़ी गलती होगी। हम ये नहीं कहते कि आपको लोगों की बातों पर ध्यान देना है, पर हम ये भी नहीं चाहते कि आप दूसरों से अलग लगें। स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस करते वक्त आपको खुद लगेगा कि आप कुछ डिफरेंट हैं। इसीलिए बेहतर है कि इसे चुपचाप प्रैक्टिस में लाया जाए और डिफरेंट फील किया जाए, बजाय इसके कि लोगों को बताकर आप उनकी हंसी का पात्र बने। अब जरा ये देख लेते हैं कि स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस करने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको अपनी हार्डशिप मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करनी है तो आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि आप खुद ये तय नहीं कर सकते कि आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं, खासकर तब जब आप अपने शुरुआती दौर में हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये टेस्ट शुरू में काफी पेनफुल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोगों के इंसल्ट से कैसे डील किया जाए, तो इसे टेस्ट करने के लिए आप लोगों को खुद की इंसल्ट करने का मौका देते हैं। स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस के शुरुआती दिन थोड़े पेनफुल हो सकते हैं। आपको कई बार बुरा लगेगा, आप डिस्करेज भी फील कर सकते हैं, पर हम यही कहेंगे कि डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारिए। स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस को लेकर अगर आपके मन में कोई दूसरा थॉट आता है तो एक बात याद रखिए, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। हाँ, ये सच है कि कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि स्टोइसिज्म फॉलो करके आप एक शांत और सुखी जीवन जी पाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा ये भी आप यकीन से कैसे कह सकते हैं। जीवन में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप कोशिश न करें। तो एक बहुत पुरानी मगर हमारे लिए बिल्कुल एक नई फिलॉसफी को समझाने वाली ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए बिना देर के जल्दी से कंक्लूजन के जरिए सारे लर्निंग को एक बार दोहरा लेते हैं। स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य का मतलब है एक साधारण जीवन जीने की कला, यानी कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखना और मन की शांति पाने का नाम ही स्टोइसिज्म है। इस बुक समरी में आपने सीखा कि ज़ेनो दुनिया का पहला स्टोइक था। वो गलती से एथेंस पहुंच गया था, जहां उसने एक सिंपल जिंदगी जीने और मन की शांति पाने के उपाय सीखे। इस किताब से आपने स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स पढ़े। उनमें से एक है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हमेशा पास्ट और फ्यूचर की चिंता करके और अपने सपनों को पूरा करने की फिक्र में घुलने के बजाय हम आज अपने सपने को सुनहरा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे आज पर ही हमारे भविष्य की नींव टिकी है। इसलिए आज को बेहतर बनाएंगे तो भविष्य खुद ही अच्छा बन जाएगा। अपने आज को सुधारने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय आपके पास जो पहले से ही है उसे सराहें और उसकी कद्र करें। चाहे आपके पास औरों से कम सुख सुविधा है, पर फिर भी आप संतुष्ट हैं तो समझ लीजिए कि आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। आपने इस किताब से यह भी सीखा कि समाज के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है कि आपको अपने आसपास रहने वाले लोग नापसंद हो, मगर फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सके उनकी मदद कीजिए और उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। दूसरों के काम आना और जरूरतमंदों की मदद करना इंसान को सच्ची खुशी देता है। स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस पर गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक स्टोइक यानी कि एक वैरागी बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए एफर्ट्स और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी आदतों में भी बदलाव लाना पड़ेगा और लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सुनने में जितना मुश्किल है उतना ही करने में भी है, पर स्टोइसिज्म अचीव करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जिंदगी की भागदौड़ से ऊब चुके हैं और शांति और सुकून भरी जिंदगी गुजारने की इच्छा रखते हैं, जहां आप जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद ले सकें, तो फिर इस बुक समरी को केवल पढ़िए नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस भी कीजिए।